अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेस से देश तक की एक नई कहानी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, दायरे गैर हमवतन हमारे मुल्क का सरमाया है और जो हमारे मुल्क की दरामदाद हैं, बरामदाद हैं, इनमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। इन हमवतनों की आमदन से जहां मुल्क इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होता है, वहीं पर कुछ अनासिर ऐसे हैं जिनके मसाइल की वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन अनासिर में सबसे बड़ा अंसर जो है वो है इनका मुल्क में सरमाया लगाना। दुनिया भर में जब भी कोई गैर मुल्की कंपनी किसी मुल्क में इन्वेस्ट करती है, सरमायाकारी करती है, तो ये सोचा जाता है कि इस मुल्क की जो हुकूमत है इससे कुछ तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है ताकि उसकी जो सरमायादारी है इससे ना सिर्फ मुल्क की मईशत मजबूत हो बल्कि मुल्क का जो म्यार है ये भी दुनिया की नज़र में बेहतरीन हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा भी कानून और हुकूमती इदारे इस कदर ये कमज़ोर हो चुके हैं कि ये हमारे ही हमवतनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हैं। एक तरफ मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाती है, तो दूसरी तरफ जब वही लोग मुल्क में आकर सरमायाकारी कर लेते हैं तो मुल्क का सबसे ताकतवर जो ग्रुप है, कब्ज़ा माफिया है, वो इन पर हावी हो जाता है और वहाँ उनका फिर उन्हें सामना करना पड़ता है। कब्ज़ा माफिया की जंजीरों में बंधे कानून से और जो इनके मसाइल हल करने की बजाय उन्हें साल हर साल इन जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं उनमें जकड़ कर रख देता है और फिर जुल्म और इंसाफ के रास्ते उसके लिए तवील तर होते जाते हैं, लंबे होते जाते हैं। ऐसी एक कहानी मोहम्मद अली अकबर की है। मोहम्मद अली अकबर का ताल्लुक बरतानिया के शहर ल्यूटन से है, जहाँ ये अरसा दराज से ज़रिया माश की खातिर मुकीम है। मोहम्मद अली अकबर के मुताबिक ज़िंदगी भर की कठिन जदोजहद से उन्होंने जो ज़िंदगी भर कमाई की थी, जमा पूंजी थी, जब वो अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए लाए तो उनका सामना मुल्क के ताकतवर अनासिर से उन्हें करना पड़ा। सूबा सिंध का मशहूर इलाका ठट्ठा, जहाँ पर उन्होंने चंद साल पहले में एक रिजॉर्ट बनाने का सोचा और करोड़ों की मालियत का 25 एकड़ पर मबनी एक प्लॉट लिया। लेकिन प्लॉट के मालिक असद अली ख़ान, जो हमारी कहानी में, जो इस सारी स्टोरी में मुखालिफ किरदार हैं, उन्होंने उनके साथ शराकत दारी करने के लिए, कारोबार के लिए उनको ऑफ़र की, पेशकश की और मज़ीद 25 एकड़ अराज़ी भी, अपनी अराज़ी शामिल करने का उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसके मुताबिक मोहम्मद अकबर अली और असद अली ख़ान दोनों कारोबार में बराबरी के हिस्सेदार थे। प्लॉट की रकम मोहम्मद अली अकबर ने 4 एक साथ में अदा की और आखिरी किस्त अदा करने जब मोहम्मद अली अकबर पाकिस्तान आए तो उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी ख़रीदी अराज़ी उनके नाम ही नहीं रही। मज़ीद इस सारी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 1972 से इंग्लैंड में मुकीम अली अकबर ने 92 न्यूज़ को खत लिखा जिसमें बताया कि वो मुल्क में कारोबार करना चाहते थे। साल 2007 में कराची में एक हॉलिडे रिजॉर्ट बनाने का सोचा। साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली के भाई के दामाद असद अब्बास खान से 25 एकड़ जमीन खरीदी, जो कानूनी तौर पर उनके बेटे जुनैद असद खान के नाम थी। अली अकबर ने खत में बताया कि उनके कारोबार से मुतासिर होकर असद अब्बास खान ने भी उनके साथ बराबरी की बिना पर कारोबार के लिए मजीद 25 एकड़ जमीन शामिल करने की पेशकश की और दोनों फ्रीकैन के दरमियान 1 करोड़ 25 लाख का मुआहदा तय पा गया। अली अकबर ने बताया कि जिंदगी भर की जमा पूंजी किस्तों में असद अब्बास को अदा की। मलकियत के हसूल के लिए पाकिस्तान आए तो असद अब्बास ने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। उन्होंने इंसाफ के लिए हर दर खटखटाया, DCO ठट्टा से बारहा राब्ता किया, लेकिन सुनवाई ना हुई। अली अकबर इंसाफ चाहता है। उनका कहना है कि उन्होंने जिंदगी दियारे गैर में गुजारी, कतरा कतरा जमा करके रकम जमा की, वतन आने का ख्वाब देखा जो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। 92 न्यूज़ ने असद अब्बास खान, उनके बेटे जुनैद असद से कई बार राब्ते की कोशिश की। उनके मोबाइल फोन पर मैसेजेस भी छोड़े, लेकिन उन्होंने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। मेरे साथ इस वक्त लंदन से ही मोहम्मद अकबर अली भी मौजूद हैं और इनके दोस्त मोहम्मद शबीर हैं, जो इनके सारे केस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद कराची से, वो भी हमारे साथ होंगे, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अकबर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जब ये आपका सारा मसला हुआ
2007 में, 2007 के बाद से अब तक इस मसले को हल करने के लिए आप खुद से पाकिस्तान कितनी बार आए, और फिर आपको जब लगा कि ये मसला हल नहीं हो सकता तो आपने अपने दोस्त के सुपुर्द ये सारा काम किया? थोड़ी सी इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं तकरीबन 12-15 दफ़ा पाकिस्तान आया हूँ और असद अब्बास खान साहब भी कई बार मुलाकात भी हुई है और कई बार उन्होंने नहीं मिला ये कह के कि वो ज़मीनात पर हैं या कहीं मसरूफ़ हैं, या कभी उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। और उनके जो बेटे हैं जुनैद असद खान साहब, जिनके नाम से सेल एग्रीमेंट बना है, वो कभी भी फ़ोन पे नहीं आए। सिर्फ एग्रीमेंट साइन करते वक्त और रसीद पे साइन करते वक्त उनसे मुलाकात हुई, अदरवाइज़ वो कभी भी मुलाकात के नहीं आते हैं। सारी डीलिंग जो होती है वो उनके वालिद यानी असद अब्बास खान साहब ही करते हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा, जब आपको पता चला कि ये टाल मटोल से काम ले रहे हैं और आखिरी किसके बाद जब आपने ज़मीन अपने नाम करवाना चाहिए, उसके बाद आपने अपने लॉयर से रब्ता किया, फिर आपके लॉयर को उस मर्डर भी कर दिया गया, तो आपको इन इदारों की तरफ से रिस्पांस क्या मिला? आपको किस तरह डील किया गया? अदालतों में कितनी बार ये आप इस अदालतों में आप अपना केस लेकर पाकिस्तान कितनी बार इस चीज़ को लेकर आप आ चुके, और अब ये केस किस प्रोसेस में है? देखिए, नंबर 1, हमने पहले तो ये कि उन डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड को मैंने अपने वकील से ख़त लिखा है। पहले खुद ख़त लिखा कि ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें कि डेफिनेटली इस ज़मीन के मालिक जुनैद असद खान हैं या नहीं हैं, लेकिन मेंबर बोर्ड से कोई जवाब नहीं आया। देन आई वेंट टू ए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर, उनसे मैंने ख़त लिखवाया जिसकी कॉपी मैं आपकी स्टेशन को भी भेजा हूँ जी जी। और उसमें भी यही हमने कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कीजिए कि ज़मीन इनके नाम पे है या नहीं है। कोई ताबू नहीं हुआ। देन आई वेंट टू क्या नाम है, डॉक्टर सत्तार, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जब ये मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर थे फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, उनसे भी मुलाकात भी किया। और उन्होंने जो है कि उनके एक असिस्टेंट थे, उनका नाम भी अकबर एडवोकेट था, उनसे भी जी का रब्ता हुआ है। फिर टेलीफोन पे भी बात हुई है, ईमेल भी हुई, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रोवाइड किए। सिंपली उन्होंने डॉक्यूमेंट रिसीव किए और ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के जो ऑफिस है इस्लामाबाद में, और उन लोगों ने उसको फॉरवर्ड कर दिया कराची में। एंड रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। मैंने बार बार यही कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है टू ट्रांसफर द लैंड इनटू माय नेम, वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कीजिए। और मैं आपको भी लिखा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा रिपीट करके। वो डॉक्यूमेंट्स हमें कभी भी प्रोवाइड नहीं किए गए। देन आई वेंट टू हाई कोर्ट, मैंने हाई कोर्ट के वकील को हायर किया। हाई कोर्ट से अदालतों में जाने से पहले ओवरसीज उस टाइम के उस वक्त के जो मिनिस्टर थे फारूक सत्तार, उन्होंने भी कोई पॉजिटिव आपको जेस्चर नहीं दिया आपके मसले को सॉल्व करने के लिए? देखिए, नहीं, उन्होंने बज़ाहिर तो सब पॉजिटिव ही बात करते हैं और यस हो जाएगा, आप इंशाल्लाह आपके केस का क्या है, एग्रीमेंट की कॉपी भिजाइए, रसीदें भिजाइए, फला भिजाइए, ये मेरा असिस्टेंट है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो मैंने उनको एड्रेस भी उनको भी भिजाया, फिर उन्होंने जिस आदमी का नाम दिया उनको भी भिजाया। एंड रिजल्ट ये है कि हासिल कुछ भी नहीं हुआ मुझे, सिर्फ ये लेटर्स गए हैं, लेटर्स आए हैं। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन क्या करती है, जो लेटर उन्हें भेजती है उसकी कॉपी हमको भेज देती, उनका जो जवाब आता है वो दे देती है। इससे बढ़ के वो कोई हेल्प नहीं करते। मैंने उनमें ये भी लिखा था ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को एट दैट टाइम कि आप ये डॉक्यूमेंट जो मैं मांग रहा हूँ वो आपके ऑफिस में लाइए और मैं आके आपको आपके ऑफिस में पेमेंट देता हूँ और ज़मीन लेता हूँ। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो डॉक्यूमेंट दुरुस्त नहीं है, दैट्स द रीज़न वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। सही, ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, एक छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद बिलाल अहमद कराची के नुमाइंदे हमारे साथ है। बिलाल, आपने अकबर अली के केस को स्टडी किया है, सारा देखा है, फॉलो किया है, क्या वजह है कि अभी इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया? किन किन इदारों से ये यहाँ कराची में रुजू कर चुके हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो पाई अभी तक? जी देखिए, जब 92 न्यूज़ को ये दस्तावेजात मिले जो कि अली अकबर की जानिब से खराब किए गए थे, तो उनका जायज़ा लिया गया तो तकरीबन इनका केस बहुत मजबूत है। सील डीड से लेकर तमाम चेक्स की तफसीलात उनके तमाम दस्तावेजात में मौजूद थी। जैसा कि इनके दस्तावेजात में फारूक सत्तार को जो की जाने वाली ईमेल है वो भी मौजूद है। इसके अलावा DCO ठट्टा को एक लेटर लिखा गया जिसमें ये बताया गया कि ये जो ज़मीन की खरीदारी हुई है इसके अंदर 1 करोड़ 25 लाख रुपए वो दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नहीं मिल सके। और इसके हवाले से हमने जुनैद और उनके वालिद असद अब्बास से भी मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की है ताकि वो ये मौक़िफ़ दे सके कि आया कि वो ये ज़मीन उन्हें क्यों फराहम नहीं कर रहे और जो रकम ली है या तो फिर वो वापस कर दे। ताहम असद अब्बास की तरफ से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, जबकि जुनैद खान से हमने रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि शायद ये फैमिली डिस्प्यूट है जिसके बाइस जो है वो ये मामला अभी तवील अरसे तक पेंडिंग है, लेकिन वाज़ेह तौर पर वो कैमरे पर अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है, ज़ाहिर है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़फ़रुल्लाह जमाली के भाई हैं जिनके साथ अकबर अली ने सारी डील की है। क्या ये वजह है कि बाअसर होने की वजह से जो इलाके का DCO है या हमारे मुल्क का ज़ाहिर है ये सिस्टम है, जो बाअसर लोग हैं उनके सरों पे हमेशा इन्होंने हाथ ही रख के हमारा सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है। इंसाफ के रास्ते में ऐसे लोग ही हमेशा रुकावट बनते आए हैं, हर्डल बनते आए हैं। क्या यही वजह है कि अकबर अली को अभी तक इंसाफ नहीं मिला? ये बाअसर लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हकाइक और जो दस्तावेज़ सामने आए हैं उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि जो अकबर अली के सामने जो पार्टी है वो बाअसर है और इदारों पर असरअंदाज हो रही है। जैसे कि लेकिन जब अकबर अली के पास बिलाल सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने उस वक्त रकम दी, अक्सात में रकम दी, 4 दफ़ा इन्होंने उस रकम की जो अदायगी की, वो सारी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद रुकावट कहाँ पर है अगर ये मामला अब अदालत में भी है? जी देखिए, हमने अकबर अली साहब से जब रब्ता किया था और उनसे ये पूछा था कि वो बताएं कि अदालती मामला कहाँ तक हैं, तो उनका ये कहना था कि उनके जो वकील थे वकार हुसैन, उनका तो मर्डर हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक और वकील को एंगेज किया, हम अदालत में उनके इस मामला जो है वो मजीद पेशरफ नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार से रब्ता किया था। अकबर अली, आप ये बताइएगा कि जब आप इस सारे मसले को देख रहे थे तो आपने डॉक्टर फारूक सत्तार से बज़ात कितनी बार इस मसले के लिए मुलाकात की है? देखिए शबीर भाई, ये सारे केस से वाकिफ़ हैं और जब ये कराची में थे तो उस वक्त इन्होंने भी मुझे हेल्प किया था कि असद अब्बास खान से बात करके मेरे पैसे मुझे दिला देंगे। और हम इसी इम्प्रेशन में थे कि ये ज़फ़रुल्लाह जमाली के दामाद हैं और उतने बड़े आदमी के लोग होकर उनके लिए ये बेईमानी करना या छोटे से रकम लेके इस तरह से धोखा देना हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं था। और हम इन पे 100% नहीं 1000% भरोसा करके ये काम कर रहे थे। उनके साथ पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी कर लिया जो मैं आपके पास भेज चुका हूँ, सब कुछ सही था। लेकिन ये लोग बाद में जो है कि इनके ख्यालात बदल गए, ये लोग जो है कि बेईमानी पे उतर आए जो आज तक कायम है। अगर आप में जरी भी ईमानदारी है आप मेरे पैसे लौटा दीजिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ 10 साल में वो पैसों की लागत ज्यादा हो जाती है। नेवर माइंड अबाउट इट, मैंने जितने पैसे आपको दिए हैं वही लौटा दीजिए, इसलिए कि आप मुझे जमीन के डॉक्यूमेंट टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सके तो फेलियर आपकी जानिब से है। बिल्कुल सही। मैं तो कॉन्स्टेंटली इवन जो आपके ठट्टे का DCO ऑफिस है वहां पे एक साहब रेवेन्यू के बैठा करते थे, उनका नाम था जनाब अब्बास सोमरो साहब, मैं इनका भी नाम दिया हूँ। इनके पास में 3 मरतबा गया। मैं लंदन से जाता हूँ 1 वीक के लिए अपना काम छोड़ के, इनकी चक्करों में फिरता हूँ। 3 बार उन्होंने मुझे ठट्टा बुलाया, ये कह कि आप सुबह आइए, हम असद अब्बास साहब को बुला रहे हैं और फैसला करेंगे। मैं 3 बार भी गया, 1 बार भी असद अब्बास साहब नहीं आए और वो आपस में फ़ोन कर लेते हैं, कहते भाई आज उनके ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कभी कहते हैं कि वो बेटा बीमार है, कभी कहते हैं कि खुद बीमार है, नहीं आ सकते। कि देखिए हम कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी हासिल कुछ नहीं होना। कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर ले लिया कि भाई वो ज़मीन बेच नहीं सकते हैं। दैट मेक्स नो डिफरेंस टू देम, क्योंकि वो ज़मीन है ही जाली।
तो अब आगे क्या होने वाला है? लेकिन वो फायदा तो उठा रहे हैं ना उस जमीन का। क्या वो जमीन अभी खाली है या खुद से वो कुछ बना के तो अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो मजे ले रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की? नहीं भाई, उस पे तो वो लोग ज़राअत करते हैं। अच्छा, हाँ, तो जाहिर है फिर उनको तो फायदा मिल रहा है ना, उनको तो फायदा मिल रहा है। उनको बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, अब मैं दोबारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन में अप्लाई किया हूँ, जिसके सारे डॉक्यूमेंट दोबारा आपके ऑफिस पे भेजा हूँ, और अब इन लोगों ने जो कराची पुलिस को भी इसको फॉलो अप करने केस के लिए भेजा है। तो आईजी साहब ने भी किसी और ऑफिसर को इसके लिए अपॉइंट किया है। मेन थिंग, अब आप पुलिस से बात करके मुझे बताइए कि हाउ फॉर ही हैज़ गॉन, अब लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कानूनदान अजहर सिद्दीक हमारे साथ है। अजहर सिद्दीक, ये बताइएगा कि जब किसी लेन देन के मामले में मामला अदालत तक पहुंच गया हो और स्टे मिल जाए उस मामले पर, लेकिन स्टे के मामले पर जिस इंसान के साथ फ्रॉड हुआ है, जब स्टे दिया जाता है तो जो ओपोनेंट पार्टी होती है वो तो फ़ायदा उठा रही होती है उसका, लेकिन जिसका नुकसान होता है, जिसके साथ ये सारा प्रॉब्लम होता है, वो इस मसले को लेकर फिर क्या करे? फिर क्या कोई कानूनी रास्ता बचता है, या स्टे पर जो साल चलते हैं मामलात उनको चलने दिया जाए और इसी तरह ये हालात चलते रहें? बहुत शुक्रिया। देखिए, देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच नीड्स अर्जेंट अटेंशन बाय आवर लेजिस्लेटर्स। होता यही है कि जब हुक्म इम्तनाई ले लिया जाता है तो वो पार्टी इसको वन वे और दी अदर, इसमें हमारे वकला भाई भी साथ ही शामिल है, लेकिन अब मनी मैटर्स के अंदर जहाँ कहीं भी हो, मनी मैटर्स में स्टे प्रोलॉन्ग हो नहीं सकता। यानी जहाँ तक गवर्नमेंट टैक्सेस की बात है तो वो लिमिटेशन प्रोवाइडेड है कि इसको इस हफ्ते में डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ वो ये रहा है कि हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर we need a certain urgent amendments। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर अगर एडीआर का निज़ाम अगर थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाए कि आप ये लेन देन के मामले में बजाय कोर्टों में जाने से पहले अगर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आ जाए, दो पार्टियां बैठी हैं, दो पार्टियों की चीजें सामने आए, अगर वो एमिकेबली सेटल नहीं हो पाता और अगर मिसाल के तौर पर ओरल एग्रीमेंट हुए लेन देन के मामले में, तो वो कोर्ट में जाना है, तो कोर्ट में फिर इश्यूज फ्रेम होंगे, एविडेंस रिकॉर्ड होगी। अगर एक ये वाला काम हो जाए और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है, उनके लिए फर्ज करे अगर किसी का अगर स्टे हुआ है, लेकिन अगर क्या ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो जमीन है, वो किसी के इस्तेमाल में ना रहे, ना ओपोनेंट के इस्तेमाल में ना रहे, ना ही जिसके साथ नुकसान हुआ है फिर उसके इस्तेमाल में, जब तक फैसला नहीं आ जाता। लेकिन हमारे केसेस में ऐसा होता है ना कि ओपोनेंट तो उस चीज का फायदा उठा लेता है। देखिए, यहाँ देयर आर सो मेनी इश्यूज। बेनज़ेरे प्रॉफिट जितने आते हैं या जो आमदनी आती है उसके लिए रिसीवर, यानी हमारा लॉ ऐसा है प्रोवाइड करता है कि वो जो अमाउंट है ना, वो सारी अमाउंट जो है वो किसी जगह कोर्ट के पास डिपॉजिट हो सकती है, लेकिन हम उस बात को लेते नहीं है, उस इशू को सेटल नहीं करते। यानी रिसीवर अपॉइंट करने की गुंजाइश मौजूद है कि वो एक थर्ड पार्टी वसूल करे। मिसाल के तौर पर किराएदारी का इशू है, यानी वो जिस बंदे के पास है वो किराया सारा इस्तेमाल करता रहता है, वो 2 साल 4 साल 6 साल, और वो उसका बेनिफिट जाके जब एंड में लेना है उस वक्त तक वो बेनिफिट ले जाता है या किराया नहीं देता। वो जब देने पड़ते हैं इकट्ठे पैसे, वो अपने को सॉल्वेंट डिक्लेयर करा देता है या कह देता है मेरे पास पैसे कोई नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन यहाँ पर दास्तें आपके मौजूद हैं। अब मिसाल के तौर पर सिविल कोर्ट में अगर ये मैटर चल रहा है और वो स्टे चल रहा है अननेसेसरी, तो आपके पास हाई कोर्ट या ऊपर कोर्ट के पास सुपरवाइजर जुरिसडिक्शन में इख्तियार मौजूद है कि ये वाले इशूज हैं हमारा इस मामले को जल्द डिसाइड कर दिया जाए। यानी इसके लिए आला अदालतों से भी रुजू किया जा सकता है, हाईकोर्ट से। ठीक है, अकबर ने अब तक किस तरह, अकबर अली ने किस तरह से किया है? अकबर, आपके पास अगर कोई सवाल हैं लॉयर से पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं, वो आपको एडवाइस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, हमने जो एक हाई कोर्ट का वकील हायर किया था और हाई कोर्ट ही से उसने स्टे ऑर्डर निकाला कि
जो सेलर है वो ज़मीन किसी और को नहीं बेच सकता अनटिल ही रिटर्न आवर मनी। लेकिन ना वो पैसे ही हमें वापस दिया और ना उसको स्टे ऑर्डर का कोई फ़र्क पड़ा। वो अपना जो पहले भी ज़राअत करता था उस ज़मीन को यूज़ करता था, अभी भी वो यूज़ ही कर रहा है। ये होके भी कितने कई साल गुजर गए, फिर वो वकील साहब का चूँकि मर्डर हो गया, उसके बाद से फिर मैंने किसी वकील को ना हायर किया, ना मुझे जो कि कोर्ट्स पे जाने की मैंने ज़रूरत की। तो अब आप बताइए इस सिचुएशन में हम आपकी क्या एडवाइस है हमारे लिए कि वी जस्ट वांट जो हमने पैसे दिए थे 10 साल पहले वही वापस दे दीजिए, हमें उसका कोई ना इंटरेस्ट चाहिए ना वो जो कमाए कमा ले, जो कुछ हो गया सिर्फ हमें हमारे पैसे दे दीजिए। जो आप रसीद पे लिख के दिए हैं, ये रसीदें भी लिखी है कोहिनूर फ्लोर मिल्स का जो मालिक है जुनैद असद खान, उसी की वो कोहिनूर मिल की लेटर हेड पे भी रसीद दिया है, फिर स्टैम्प पेपर पे जो अलग लिख के दिया है कि ये 4 चेक में 70-80 लाख रुपए जो भी मेरे से मिले हैं वो लिख के दिया है। अब आप मुझे एडवाइस कीजिए कि मैं किस तरह सिर्फ ये पैसे वसूल कर लूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने जो पोजीशन सुनी है, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वो कंपनी नहीं दे रही, क्या अब यहाँ पर अब दे रहा कंपनी नहीं आपस का लेन देन का तनाजा है। अच्छा नहीं, अभी कंपनी का जिक्र कर रहे थे, अगर मिसाल के तौर पर आपस का भी अगर लेन देन का है तो यहाँ अगर ये हाई कोर्ट में मेरी समझ नहीं बात आई कि क्या वो अमाउंट को जुरिडिक्शन करोड़ों रुपए में थी, तो बराह रास्त ये वाले जो मैटर है, मनी मैटर है, तो जुरिडिक्शन नीचे लोअर कोर्ट की है, वो हाई कोर्ट ये हाँ यहाँ पर हमारे यहाँ मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट में ऐसा है कि वहाँ क्या जुरिडिक्शन वहाँ पर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पर मौजूद है। अगर तो ये पंजाब का केस है या मिसाल के तौर पर ये सिंध का केस है, हाँ सिंध में हाई कोर्ट के अंदर ये मैटर आना है, इनके पास फिर रेमेडी मौजूद है, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे उस मैटर में। सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आप जाके नहीं तो जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक एप्लीकेशन दे दे कि ये इशू है, इस इशू को मेरिट पे एज अर्ली एज पॉसिबल डिसाइड कर दे। देखिए, और डिले वाला मैटर हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है ना इस मामले को बड़ा सीरियस देख रहे हैं, वो कह रहे हैं यार नेसेसरी डिले नहीं चाहिए। क्या ये एप्लीकेशन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दें कि इस मामले को देखा जाए? एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर वहाँ दे दें और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जा सकते हैं। ये उसी कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये वाला मैटर है, ये डिस्प्यूट चल रहा है, इसको एज अर्ली एज पॉसिबल डिसाइड कर दे। और वहाँ जो कि वजह ये है कि वहाँ जो कि ये लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने खास तौर पर इस बात का सिंध हाई कोर्ट के हवाले से बड़ा इसका नोटिस लिया था कि वहाँ ये मैटर लिया जाते हैं और मैटर डिसाइड नहीं होता। ठीक है, यकीनन कोई ना कोई पॉलिसी चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बना रहे हैं, तो ये भी अपने टाइम पर ये वाला जो मैटर है ना ये लेके कम से कम उनके नॉलेज में चले जाए। जी हाँ अकबर अली साहब, आप इस तरह के मैटर को चीफ जस्टिस साहब के पास भी अपनी एप्लीकेशन लेके जा सकते। नाज़रीन, एक छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद से शबीर एक बार फिर साथ है। शबीर, इस केस के बारे में बताइएगा कि इस केस में अब आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है कानून का दरवाज़ा एक बार फिर से आपको खटखटाना पड़ेगा, अदालत में जाना पड़ेगा। अपने ताईं आप लोगों ने 2007 से कोशिशें कर रहे हैं कि पैसे मिल जाएं, लेकिन पैसे आप लोगों को नहीं मिले, तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हैं, सारी स्लिप्स भी आपके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो ज़मीन आपके नाम हुई, आपके दोस्त के नाम, ना ही आपको पैसे लौटाए गए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसा कि पाकिस्तान की सूरत हाल है, कोर्ट के अंदर और मामला जाने के बाद ऑलरेडी ये 2007 का केस है और हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ बैठे हुए इतना ट्रस्ट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं, और जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो पहले ही हमें इस तरह के फ्रॉड और धोखेबाजी हमारे साथ हो जाती है। लिहाजा अकबर भाई ऑलरेडी इतने अरसे से परेशान इस चीज़ में हुए हैं
और हमारी तो गुजारिश है गवर्नमेंट से, हमारी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से, हमारी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर यही हालात रहे और यही लोग उस तरह करते रहे तो ये हमारी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानी जो अपनी इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है। इसके अलावा आपने अपने तय क्या कोशिशें की हैं आप पाकिस्तान आए इस केस को देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, आपने अपने तय क्या कोशिशें की हैं? हमारी कोशिशें क्या होगी, हम तो मिल ही सकते हैं ना, उससे हम मुलाकात कर सकते हैं। जब मिलने की कोशिश करते हैं वो मुलाकात नहीं करते हैं, जब उनको फ़ोन करते हैं तो अब एक आदमी अगर बाहर से आता है तो कितना अरसा वहाँ अपने आप को लगाएगा। अब जाहिर बात है कि वो एक वक्त तक तो पीछे फॉलो करेगा, उसके बाद वो भी थक जाता है। अब अकबर साहब ये हमारे दोस्त हैं, ये मुस्तकिल लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं। अब इसका कोई इसका हल तो ये है ना, अदालत में फिर जाएं, किसी लॉयर को हायर करें, अदालतों में केस लेकर जाएं। स्टे तो बकौल उनके स्टे तो अदालत ने दिया था, लेकिन जो ओपोनेंट लोग हैं, पार्टी है, वो तो फ़ायदा तो उठा रही है ना, वो तो अपनी उस ज़मीन को इस्तेमाल करके फ़ायदा तो हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है बीबी, ऑलरेडी 10 साल गुजार दिए, अगर कोर्ट जाना है तो फिर जाए, और क्या अकबर साहब का कोर्ट से तो फिर 20 साल 25 साल और है। नहीं, अब कुछ सिस्टम बेहतर हो रहा है पाकिस्तान का, बड़े केसेस के फैसले जल्दी आ रहे हैं। नहीं देखिए, उसमें भी असरात चाहिए फैसला जल्दी लाने में। जी अकबर क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था फैसले भी जल्दी लाने में भी असरात चाहिए, वरना आपकी जो पेशी होती है कोर्ट में वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ती रहती है। और हमने अगर आप केस करते हैं पाकिस्तान में, कोई आपकी फैमिली कोई आपके बिहाफ पे ये सारा काम कर सकती है, केस को प्रोसेस नहीं कर सकती है। इस वक्त फायदा भी केस करके नहीं है। अभी तो ये सिर्फ पुलिस को चाहिए कि भाई वो ये फ्रॉड तुम किए हो, इसके तो पैसे दो। पुलिस को चाहिए कि इन्हें पकड़ के इनसे पूछे। हम सिर्फ अदालत के चक्कर काटते रहेंगे तो जिंदगी जो बाकी है वो भी खत्म हो जाएगी और हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। देखिए ऑलरेडी 10 साल गुजर गए ना, हम कोर्ट भी गए, वो कोर्ट से समन जाता है तो समन रिसीव नहीं करते हैं, नोटिस जाती है तो नोटिस को रिसीव नहीं करते हैं। हाँ, हम डीसीओ बुलाता है तो मिलने के लिए नहीं आते हैं, हम खुद फोन करते हैं वो तभी मिलने के लिए नहीं आते हैं। तो देखिए इस बेसिस पे मुल्क का सारा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। अब हम फिर से कोर्ट में जाएं, फिर एक वकील हायर करें, लाखों रुपए उसको दें, उसके बाद में फिर वो जो है कि केस शुरू हो, हासिल कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेन थिंग क्या, उनको पहले भी नोटिस में भी लिखा गया कि भाई आप अगर सिस्टम से इस कदर मायूस हैं तो फिर आपको क्या उम्मीद है कि आपको कैसे इंसाफ मिले? अकबर साहब, उम्मीद क्या है कि इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को हमने दोबारा लिखा है, उन्होंने आईजी पुलिस सिंध को लिखा है, लेट देम गो एंड कैच दिस पीपल, कि तुम फ्रॉड करे हो, तुम धोखा दिए हो, तुम किसी से पैसे लिए हो, उसकी रसीद भी दे दिए, ठीक है, लेकिन जमीन देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट तुमने कभी प्रोवाइड नहीं किए, इसलिए तुम्हारे पास है नहीं वो। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एडवाइजर टू सीएम तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम करते हैं, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर सरमायाकारी करते हैं, मुल्क को फ़ायदा पहुँचाते हैं इक़्तिसादी लिहाज से, मुआइशी लिहाज से, लेकिन इन रिटर्न उन्हें फ़्रॉड का सामना करना पड़ता है, का सामना करना पड़ता है। ऐसी एक कहानी अकबर अली जो इंग्लैंड में मौजूद है उनके साथ हुआ। उन्होंने सिंध में, कराची में 2007 में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़फ़रुल्लाह जमाई के भाई थे, उनके दामाद असद अब्बास खान से ज़मीन ख़रीदी। इनका प्लान था कि वहाँ पे कोई रिज़ॉर्ट बनाएंगे, इन्होंने 4 साथ में उसको पैसे भी दे दिए, लेकिन ज़मीन इनके नाम नहीं हुई। 2007 से अब 2018 तकरीबन 10 साल हो चुके इस वाक़े को। वो कह रहे हैं कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है उनको भी बड़ी दफ़ा ख़त लिखे, उस वक्त जो डॉक्टर फारूक सत्तार ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्टर्स थे उनको भी खत लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने स्टे तो दे दिया, लेकिन स्टे से इनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जो ओपोनेंट पार्टी है वो तो फ़ायदा ले रही है। तो इस कैसे ऐसे लोगों को इंसाफ मिले तैमूर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जी जो आप फ्रॉड की बात कर रही हैं, दिस इज प्राइवेट लेवल पे है और हमारे पास हमने लेजिस्लेशन की भी है इन फ्रॉड्स के खिलाफ। और जब मैटर एक बार कोर्ट में चला गया तो इट बिकम्स सब जुडिशियल। बट जो भी ये मैटर था, पर्सनल मैटर, हमने बहुत स्टेप्स लिए हैं। अगर आप देखें पिछले
इन द पास्ट फ्यू ईयर्स जो हमने चेंजेस की हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और जिस तरह से हमने अकाउंटेबिलिटी की है और जो प्रोसेस हमारा बड़ा सिंपल था, हमने उसको बहुत ही बढ़ाकर और बहुत ही सिग्निफिकेंटली जो छोटी छोटी चीज़ें उनको भी हम देखते हैं। और फिलहाल वैसे भी लैंड ट्रांसफर पर तो लीज का जो जहाँ तक गवर्नमेंट लेवल की बात है तो देयर इज अ बैन बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट ऑफ कोर्स प्राइवेट पार्टीज आर देयर। अगर कोई भी जमीन लेता है उसको वेरीफाई कराए, गो थ्रू द लोकल। अच्छा, आप हमारे साथ हैं, जाहिर है वो अकबर अली भी लंदन से हमारे साथ है, उन्होंने अपने ताई इस लिहाज से क्या क्या एफर्ट्स की, वो कुछ सवाल भी करना चाहेंगे आपसे। अकबर, आप तैमूर तालपुर हमारे साथ हैं, एडवाइजर टू सीएम सिंध, आप प्लीज इनसे कुछ पूछना चाहें अपने इस मसले को लेकर। देखिए तैमूर साहब, अभी आपने फरमाया कि गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना चाहिए। हमने सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू को एक नहीं कई बार खत लिखे हैं, पर्सनली जाइए तो ही इज नॉट अवेलेबल, मीटिंग में है, ठीक है सर। जो उनके नीचे का स्टाफ होता है वो कुछ ताउन नहीं करता है। फिर मैंने अपने अलीमुद्दीन खान जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वकील है उनसे खत लिखा हूँ और उसमें ये लिखा कि भाई हमने ये परचेज एग्रीमेंट किया है इनसे और ये हमें प्लीज कंफर्म कीजिए कि ये जमीन इन्हीं की है, क्योंकि दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड अस द फ्रेश फॉर्म 7 एंड एनओसी फॉर सेल एंड जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे इन्होंने नहीं दे सके। तो वो अलीमुद्दीन साहब हाई कोर्ट के वकील के खत के बावजूद भी जो आपके मेंबर बोर्ड है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी कोई किस्म का ताउन नहीं है, कोर्ट में भी इतने बरसों धक्के खा लिए, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है। अभी मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा था आप लाइन पे आने से पहले भी कि अब मैं फिर से फ्रेश एप्लीकेशन दिया हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन में, जो लेटेस्ट सिचुएशन है उन्होंने हमारे केस को फॉरवर्ड किया है टू आईजी पुलिस। तो इन्हें अब चाहिए कि फ्रॉड करने वालों को पकड़ के हमारे पैसे वापस दिला दें। इस वक्त ये सब जुडिस नहीं है क्योंकि मैं किसी भी कोर्ट में केस नहीं कर रहा हूँ, आई एम फेड अप। तो अब आप बताइए किस तरह से आप हेल्प करेंगे। यहाँ पे बेशुमार लोग हैं अपने मुल्क में वापस आकर वापस सेटल होना चाहते हैं, वापस वहाँ आके तिजारत करना चाहते हैं, ये जो भी खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जब केसेस आते हैं हम आपस में फोरम से बात करते हैं, देन वी आर ऑल हेजिटेंट वेदर टू गो बैक टू पाकिस्तान या नहीं जाए। जी तैमूर साहब, जी तैमूर साहब। अकबर साहब, सबसे पहले तो मुझे खुद दिली दुख है जो आपके साथ जो आपके साथ किया गया है उस पर। और पहली बात वाज़ेह करता हूँ तो आजकल तो कोर्ट भी जो है और हर चीज़ कोर्ट की तरफ से ही कंट्रोल हो रही है। आईजी साहब भी हमारे मोहतरम कोर्ट के हुक्म पे आते हैं। बहरहाल आई एम देयर ऑन रिप्रेजेंटिंग द सिंध गवर्नमेंट, whatever help you need I am there, whether it is the revenue department, senior member board, I am sure अगर आप चाहेंगे तो I will make sure, the government will make sure that everybody is on the table and helps you out in every way possible। जो भी कानूनी तरीका होगा उसमें I am there। कानून तरीके से आप हेल्प करेंगे तैमूर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा फर्ज बनता है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पाकिस्तानी अपने मुल्क के माशरत को बेहतर करने के लिए। ये किस तरीके से आपसे राब्ता कर सकते हैं तैमूर साहब? आप मेरा नंबर दे दें और ये मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आई विल बी देयर हेल्प देम आउट एनी वे आई कैन एंड ऑन बिहाफ ऑफ द सिंध गवर्नमेंट आई एम श्योर चीफ मिनिस्टर सिंध विल आल्सो बी देयर टू हेल्प अस आउट। जो भी जायज मदद होगी हम बिल्कुल दिल से करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ें पाकिस्तान में, खसूसन सिंध में, और ये हमारे माशरे के लिए माशी तौर पे बहुत ही ज़रूरी है। तो आई एम देयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, एडवाइज़र टू सीएम सिंध, वो हमारे साथ थे। अकबर अली साहब, आपको इस प्रोग्राम के बाद इनका नंबर दे दिया जाएगा, आप इनसे अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, अपने जो आप एफ़र्ट्स आप कर चुके हैं, अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है वो आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर ज़ाहिर है वो जिस तरीके से आपको प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कहेंगे वो आप कीजिए। हम भी ये अपने प्रोग्राम के तवज्जो यही अपील करेंगे कि इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, जो वहाँ पर पैसा कमा कर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके साथ इस तरह फ्रॉड किया जाता है, उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है, इनके मसाइल को हल किया जाए, जो कि मईशत की जो हमारी पोजीशन है जिसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन वो ख़ुद लोग जो हैं वो बेचारे कमज़ोर होते चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में आपके साथ एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद भी थे हमारे साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
हमारी देश परदेश की टीम ने असद अब्बास और जुनैद अब्बास से बारहा राब्ते की कोशिश की कि वो आए हमारे प्रोग्राम में और अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कभी भी वो हमारे प्रोग्राम में आकर जब भी चाहें वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं।